बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग वॉलमार्ट से खरीदेंगे। आप किसान के हित में है, मजदूर के हित में है, उपभोक्ता के हित में है, और नीति बना रहे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोगों के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग तो कौन से उपभोक्ता का हित देख रहे हैं? ये कौन से उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है? बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है। ये दूसरा अंतर्विरोध। तीसरा अंतर्विरोध, वो कहते हैं वॉलमार्ट तो 2008 तक घाटे में था। तो घाटे का सौदा करने वाला हर तरह का हथकंडा अपना के क्यों आने की बात कर रहा है? अगर वॉलमार्ट के लिए आना घाटे का सौदा है तो इतने तरह के हथकंडे अपना के क्यों आना चाह रहा है, क्यों तड़प रहा है भारत में आने के लिए? और दूसरी बात जो उन्होंने कही, भारत की अर्थव्यवस्था घाटे में है, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा है। अध्यक्ष जी, एक घाटे वाला दूसरे घाटे वाले को कैसे उबारेगा, जरा मुझे ये तो बता दें। इसलिए जहां तक कपिल सिब्बल जी का सवाल है, वो कल पूरी तरह कंफ्यूज्ड थे। पता नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था यहाँ से उठ के चांदनी चौक भी जाना है तो वहाँ लोग क्या कहेंगे, और लेकिन अपने दोनों नेताओं के सामने भी खड़ा होना है, वहाँ क्या कहेंगे। पूरा भाषण कंफ्यूजन से भरा हुआ भाषण कपिल सिब्बल का था, और बाकी चीज़ें डॉक्टर जोशी ने ऑलरेडी बता दी, सारे आंकड़ों से उनके भाषण को धराशायी कर। दूसरा भाषण आया लालू जी का। अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाड़ू सा शेर पढ़ दिया, यहीं खड़ा लगता है। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के दूसरे वक्ता आए, कांग्रेस से दूसरे वक्ता आए दीपेंद्र हुड्डा। अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी, क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती। 2 फुट की तो लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं, और वो भी मैकडॉनल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं, जो कुतर्क से सारी बातें यहाँ रखती हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से अधिकृत जवाब आया। अध्यक्ष जी, ये सदन एक पथिक के समान ही चलता ठहरता और पुनः चलता हुआ अपनी इस यात्रा को पूरी कर रहा है। आप साक्षी हैं, बहुत बार चलते चलते ये सदन उलझ जाता है, और कई बार उलझकर ठहर भी जाता है। लेकिन इतनी आंतरिक ताकत है इस सदन में कि कुछ देर या कुछ दिन रुककर ये सुलझता जरूर है, और सुलझकर पुनः चलता है। इसलिए उलझते सुलझते ठहरते चलते इस सदन की यात्रा के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन की यात्रा के साथ साथ हमारे सामाजिक चिंतन की यात्रा भी चली है, हमारे राजनीतिक चिंतन की यात्रा भी चली है, और हमारे आर्थिक चिंतन की यात्रा भी चली है। और इन तमाम चिंतन यात्राओं के परिणाम इस सदन में बहुत स्पष्टता से दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक चिंतन की यात्रा ने इस सदन में विभिन्न समाजों की भागीदारी को बढ़ाया है। अगर हम पुराने सदनों से तुलना करें तो एक समय था जब इस सदन में ज़्यादा संभ्रांत और ज़्यादा संपन्न वर्ग के लोग आते थे।
लेकिन उस चिंतन धारा ने उपेक्षितों में, वंचितों में, पिछड़ों में एक भाव जगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमें भागीदारी चाहिए। और आज उसी चिंतन धारा का परिणाम है अध्यक्ष जी कि 40% से ज्यादा लोग इस सदन में वो बैठे हैं जो खेती किसानी से सीधे जुड़े हुए और उलझकर सुलझा भी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूं, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। और आज के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन को भी याद करना चाहूंगी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं। और हम विरोध करते हैं विचारधारा के आधार पर, हम विरोध करते हैं नीतियों के आधार पर, हम विरोध करते हैं कार्यक्रमों के आधार पर। अलग अलग है, इख्तिलाफी विचारधारा है, अलग अलग नीतियां बनाती है सरकार, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। वो आलोचना प्रखर भी होती है, लेकिन प्रखर से प्रखर आलोचना भी भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे के व्यक्तिगत संबंधों में आड़े नहीं आती। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जी से मैं मार्गदर्शन लेने जाती थी। वो हमेशा मुझे एक ही निर्देश देते थे, सदन की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा उन्होंने मुझे सुझाव दिया, और मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका मैं निभा सकी वो आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद के कारण निभा पाई थी। उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज़्यादा कर दी, मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की, और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बायलैटरल मीटिंग लिए बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुँची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौट आई। और जितने भी देश इसके तलाश में मदद कर सकते थे उन सब से मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। और आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ ना, वो राह चलते सोर्सेज नहीं है, वो सड़क चलते लोग नहीं है कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा, दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा।